स्टार्ट करूँ? हाँ चलो चेक करते हैं तुमने क्या किया है. Now see, inventory taking for the year ended 31st March 2022 was completed by 10th April. ठीक है, 10th April मतलब is it before the year end क्या after the year end है ये? आफ्टर द ईयर एंड. ठीक है, बिकॉज ईयर एंड इज व्हाट यू नो इज 31st मार्च. ठीक है, ये लोग ने कभी किया है उसको, दे टेकन द स्टॉक ऑन व्हाट यू नो ऑन 10th ऑफ अप्रैल. द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड एन इन्वेंट्री फिगर ऑफ 16,75,000 एट कॉस्ट एज ऑन दी व्हाट यू नो एज ऑन द कंप्लीशन डेट आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब 31st मार्च के बाद में. ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ दी व्हाट यू नो एंड ऑफ द accounting year and till the date of completion of inventory taking, sales for the next year were made for 68,750, profit margin being 33.33% on what you know on cost. ठीक है, तो पहले मेरे को बताओ तुमने सेल्स का क्या किया. अरे चलो क्या होएगा, ऐड होएगा ना. हाँ, तो सेल्स विल बी व्हाट यू नो विल बी ऐड. अभी सेल्स जो तुमने ऐड किया है तो तुमने उसको सेलिंग प्राइस पे तो ऐड नहीं किया रहेगा, तो 68,750 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए हमें दिया हुआ है कि इट इज 33.33% ऑन व्हाट ऑन कॉस्ट, राइट. तो यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है बताओ जरा. 51,562. ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये 51,562 क्या करना है अपने को, लेस करना है. ये सॉरी ऐड होएगा ये. चलो देन purchase for the next year included in the inventory amounted to 90,000 at cost less trade discount at the rate of 10%. ठीक है, तो यहाँ पे तुमने पूरा 90 लिया है कि तुमने ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करके लिया है. चलो ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करके लेना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस बताओ जरा. कॉस्ट प्राइस विल बी व्हाट यू नो विल बी 81,000. ठीक है, तो 81,000 का एडजस्टमेंट करना है अपने को, राइट. सो 81,000 में रिवर्स आना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, लेस. ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेर एडेड टू द इन्वेंट्री एट अ मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000. व्हाट इज दिस मार्कअप प्राइस, दिस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस. ठीक है, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस. ठीक है, तो दिस 3,000 इज व्हाट यू नो इज अ सेलिंग प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न. ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा. तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकाला तुम लोग ने, अरे किया है कि नहीं किया पहले वो बताओ. कितना आ रहा है, 2250. ठीक है, तो 2250 इज नथिंग बट दिस इज व्हाट यू नो सेल्स रिटर्न. ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को कैसे एडजस्ट करोगे. चलो ऐड होएगा लेस होएगा, लेस. ठीक है, चलो देन उसके बाद में दिया है आफ्टर द इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स कॉस्टिंग 11,250. ये जो स्लो मूविंग आइटम्स है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस है 11,250 which should be taken at 5,250 to ensure what you know ensure the disposal to an interested कस्टमर. ठीक है, तो पहले ये बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या इंक्लूडेड है. तो 11,250 इंक्लूडेड है, लेकिन 11,250 का एनआरवी जो है ना, एनआरवी इज हाउ मच, इट इज ओनली 5,250. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मालूम है तुमको, तुम्हारे स्टॉक में से 11,250 माइनस करना पड़ेगा और हमें 5,250 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर. ठीक है, तो यहाँ पे 11,250 जो स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है उसको निकाल के वी हैव टू टेक इट एट व्हाट यू नो टेक इट एट 5,250. ठीक है, तो 11,250 माइनस 5,250 विल बी एडेड. ओके, यही किया तुम लोग ने. अरे कुछ तो बोलो, क्या ऐसा कैसा होता है कि क्वेश्चन पूछने पे तुम लोग हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो, तो तुमने किया क्या है वो मेरे को कैसे समझेगा. मतलब किया है कि छोड़ दिया था ये, कि कुछ और कर दिया था. हाँ, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब जो इफेक्ट आ रहा है वो बरोबर किया है, दैट इज व्हाट इज द कंसर्न. ठीक है, चलो देन आगे. ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टन गुड्स कॉस्टिंग, वापस से कॉस्ट प्राइस दिया है. कॉस्टिंग हाउ मच, इट इज 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of a customer. As a result, the customer refused to take the delivery and the net realizable value of the goods was estimated to be 12,000 कितना रहा है यहाँ पे 500. ठीक है, on 31st of March. देखो वापस से इसके अंदर जो कॉस्ट प्राइस है ना वो है 15,500, इसका भी एनआरवी कितना है 12,500.
तो ये जो कॉस्ट प्राइस इंक्लूडेड है इसको माइनस करेंगे और ये जो 12,500 इसको क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। इसका नेट इफेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, एडजस्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने के टाइम पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ये अपने को कैलकुलेट करके देना है। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द स्टॉक ऑन ओनरशिप बेसिस, ठीक है, फिजिकल स्टॉक नहीं है, ओनरशिप बेसिस है। तो ये अगर तुमने सब बरोबर किया है तो फाइनल आंसर बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 16,34,34314, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक जो अपने को फाइनल अकाउंट्स के अंदर लेके जाना है, ठीक है। चलो 8 वाला हमने किया था, तुमने इसको रीप्रैक्टिस किया कि ऐसे ही जाने दिया टॉपिक को? करेंगे सर, टेस्ट अनाउंस करो फिर तभी हम लोग कर लेंगे कुछ तो। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, स्टार मार्क करो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन 10 का रिक्वायरमेंट तुमको बता देता हूँ, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम टू रीड द क्वेश्चन, आई विल गिव यू टाइम टू एडजस्ट एवरीथिंग, ठीक है, और फिर हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31st of March 2022, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके देना है, एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन में ना ऑलरेडी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, राइट। ये जो नेट प्रॉफिट दिया है उसमें कुछ भी नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे होएगा, ऊपर नीचे होने के बाद में व्हाट इज द फाइनल नेट प्रॉफिट ये भी कैलकुलेट करके देना है। एंड दूसरा, दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं तुमको बता दूं इसके अंदर जो है रेक्टिफिकेशन भी है और तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी है, ठीक है, बोथ आर देयर, ठीक है। सो यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन और पहले तुम लोग उसको जो है एड लेस क्या करने का है वो तुम लोग पहले वर्कआउट करो, देन विल डिस्कस द क्वेश्चन। समझा क्वेश्चन? कैसा चक्कर भी करा रहा है? हाँ अच्छा, याद नहीं हो रहा है तो मैं याद करवा दूँ वापस से। देखो अभी है ना, यहाँ पे हमको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 6 lakhs, मतलब क्या फाइनल अकाउंट्स बन चुका है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने का बाकी है? बन चुका है, इसके लिए तो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा ना अपने को, ठीक है। सो द नेट प्रॉफिट अमाउंट दैट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इज हाउ मच? इट इज 6 lakhs, ठीक है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ये जब भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ना, इट इज आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 ऑन 31st of March 2022, ठीक है। मतलब जब ये लोग ने फाइनल अकाउंट्स बनाया, जब ये लोग ने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहेगा। वो जो क्लोजिंग स्टॉक वो लोग ने लिखा है, दैट अमाउंट इज हाउ मच? इट इज 3,75,000, ओके। सब्सिक्वेंटली बोला है, सब्सिक्वेंटली मीन्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है 5 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सब करने के बाद दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31st March 2022 एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो भी एरर्स हुआ रहेगा, कुछ तो भी जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हुए रहेंगे, ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट द रिवाइज नेट प्रॉफिट एंड यू हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ व्हाट, करेक्ट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है उसमें लिखा है परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड ₹15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप, ठीक है। तो ये है ना एक एरर हो गया है लोग से, ठीक है। ये लोग ने एक्चुअली परचेज क्या किया है, ये लोग ने कुछ नया इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ये लोग ने क्या किया है, ये लोग ने बाय किया है, दैट इज इंक्लूडेड इन व्हाट, इट इज इंक्लूडेड इन द परचेजेस, ठीक है। मतलब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो लोग ने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को लोग ने ट्रीट किया एज व्हाट, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहले तो हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सो वंस यू रेक्टिफाई विल हैव टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद में चेक करने का ये प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट कर रहा है और क्या ये क्लोजिंग स्टॉक को अफेक्ट कर रहा है क्या, ये दोनों अपने को जो है उसके बारे में अपने को सोचना है। तो हर एक ट्रांजैक्शन में ऐसा ही है, देयर इज सम और द अदर एरर, फिर वो एरर का इंपैक्ट जो है ये प्रॉफिट के ऊपर क्या रहेगा और ये जो एरर
बेरर है, इसका इम्पैक्ट जो है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर क्या रहेगा, ठीक है। तो पहले तुम लोग मेरे को इसका रेक्टिफिकेशन का एंट्री मेरे को दे सकते हो, क्या रहेगा, व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री। हाँ, सो द रेक्टिफिकेशन एंट्री, हाँ, मतलब अपन पहले नॉर्मल लिखते हैं, फिर अपन उसको आफ्टर द ये क्या बोलते हैं उसको फाइनल अकाउंट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो इट इज इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू क्या आएगा यहाँ पे, टू परचेज अकाउंट, व्हाट विल बी दिस अमाउंट 15,000, ठीक है। अभी इसका फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो क्या आएगा, इसका फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री, तो नॉमिनल अकाउंट को चेक करना है अपने को। सो नॉमिनल अकाउंट के जगह पे क्या यूज करने वाले हम लोग, P&L एडजस्टमेंट, ठीक है। अभी रेक्टिफिकेशन तो याद है हमने किया था ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो इसका फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अमाउंट कितना आएगा 15,000, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर हमने ये रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है इसको पास किया, ठीक है, तो इसके वजह से पहले इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर क्या होगा, द प्रॉफिट विल इंक्रीज, ठीक है। सो देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रॉफिट बाय हाउ मच 15,000। तो अभी का प्रॉफिट कितना दिया अपने को क्वेश्चन के अंदर 6 लाख प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस 15,000, ठीक है। ये हो गया इम्पैक्ट ऑन व्हाट, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। सेकेंड क्वेश्चन ये है, क्या ये ट्रांजैक्शन तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ऑब्वियसली स्टॉक का जो का पूरा वैल्यूएशन है वो अलग से होता है। सपोज अगर ये सेम ट्रांजैक्शन फाइनल अकाउंट्स में आता है तो तुम लोग उसमें जो है उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हो, तो इट विल बी लेस फ्रॉम व्हाट लेस फ्रॉम परचेजेस एंड ऐड टू व्हाट ऐड टू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करते हो, राइट। डू यू टच योर क्लोजिंग स्टॉक, अगर ये फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट आएगा तो ऑब्वियसली तुम क्लोजिंग स्टॉक को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसका ये एक ही एंट्री पास होएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट टू P&L एडजस्टमेंट, इट विल ओनली इंपैक्ट द प्रॉफिट, इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट द व्हाट इंपैक्ट द स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। बोल बेटा। नहीं, अगर स्टॉक में कुछ एडजस्टमेंट हुआ रहेगा ना तो अपने को ये वो लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। मतलब देख, एक्चुअली में इसके अंदर क्या हुआ रहेगा मालूम है, ये हमने जब एंट्री पास किया है ना तभी हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से, ठीक है। लेकिन जो गोडाउन में जो आदमी बैठा है, बरोबर है, जो स्टॉक का रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, क्या उसके पास ये जो है पर्टिकुलर जो है डॉक्यूमेंट आया रहेगा क्या, नहीं। ये लोग ने गलती किधर किया है, खाली अकाउंटिंग में गलती की है। जो बिल मिला रहेगा ना इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, उसको वो लोग ने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के अंदर जो है डेबिट करने के जगह पे खाली अकाउंटेंट ने गलती किया रहेगा, ही मस्ट हैव डेबिटेड इट टू व्हाट टू द परचेज अकाउंट, ठीक है। उधर गोडाउन में जो बैठा उसको तो मालूम ही नहीं है कि उधर क्या चल रहा है करके, ठीक है। सो इट इज नॉट अफेक्टिंग दी व्हाट अफेक्टिंग द स्टॉक। तो तुमको कैसे सोचना है कि अगर ये फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट है, क्या तुम इसको क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट करते हो कि नहीं करते हो नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए एंट्री आएगा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू P&L एडजस्टमेंट, इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट बाय हाउ मच बाय 15,000, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड ट्रांजैक्शन। तुम लोग ने नोट डाउन किया ये कि तुमने बरोबर किया था कि तुम लोग लड़ रहे थे आपस में, ऐसे प्लस लिख दिया। अच्छा, एंट्री पास नहीं किया, नहीं एंट्री पास करके करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है इसके अंदर, क्योंकि रिवाइज प्रॉफिट बोला है ना। सो विल प्रिपेयर व्हाट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो नया प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला एंट्री आएगा, दिस वन, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू P&L एडजस्टमेंट 15,000। जो मैंने पहला लिखा है ना बेटा वो वर्किंग नोट है, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज द मेन पार्ट ऑफ द आंसर। हाँ, सेकेंड एंट्री है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द आंसर। कभी भी याद रखना, रेक्टिफिकेशन का कुछ भी आएगा ना, सीधा एक जर्नल प्रॉपर बनाने का, उसके अंदर रेक्टिफिकेशन का एंट्री पास कर देने का अपने को। P&L एडजस्टमेंट अपन लास्ट में बनाएंगे, पहले सारे ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट कर लेते हैं। एट द एंड विल प्रिपेयर द P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट का जो बैलेंस आएगा दैट विल बी योर रिवाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है ना एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट, सो दिस पर्टिकुलर एडजस्टेड प्रॉफिट विल कम फ्रॉम द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है वो तो एडलेस करके दिखाना है अपने को, ठीक है। तो उसके अंदर अपने को कुछ वर्किंग नहीं करना है, डायरेक्टली एडलेस के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ूं मैं।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझा अभी? ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड ट्रांजेक्शन. सेकंड ट्रांजेक्शन में बोला है हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड एट 40,000 एज फ्री सैंपल्स फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ व्हाट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, पहले मेरे को बताओ कि इसका नॉर्मल एंट्री क्या आएगा. नॉर्मल एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होएगा. ठीक है, सो इट इज व्हाट इट इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या करेंगे यहाँ पे, डेबिट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 40,000. ठीक है, एंड दिस विल बी एडजस्टेड फ्रॉम वेयर, परचेजेस. ठीक है, सो इधर आएगा टू परचेजेस अकाउंट एंड द अमाउंट विल ऑल्सो बी व्हाट विल बी 40,000. ठीक है, अभी ये पूरा ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया है, राइट. सो हाउ विल रेक्टिफाई दिस, हाउ विल रेक्टिफाई दिस. तो एंट्री पास करना पड़ेगा. ठीक है, व्हेन यू विल पास द एंट्री, तुम लोग देख सकते हो इधर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट जो है ये भी नॉमिनल है एंड तुम्हारा जो परचेज अकाउंट है ये भी नॉमिनल है, राइट. सो व्हाट विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री, अगर हम लोग पास करते तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ही आएगा, राइट. सो इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट योर प्रॉफिट, क्योंकि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट भी हो रहा है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है. ठीक है, सो द रेक्टिफाइंग एंट्री जो है ये तुमको दिखाना है. सो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 40,000. तो अपना जर्नल है उसमें ये एंट्री पास करना है. टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट. चलो, क्या ये स्टॉक को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? स्टॉक कम हो जाएगा. अरे ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मतलब इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक इंपैक्ट नहीं होने वाला है. इफ यू नॉट पास द एंट्री, और नॉट पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गोडाउन में जो भी हुआ है वो सब बरोबर से हुआ है, तो हमें इसको वापस से क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, सपोज अगर ये एडजस्टमेंट तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स के अंदर आता है तो तुम लोग क्या करोगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर इसका एडजस्टमेंट. इसके बाद अपन फाइनल अकाउंट्स ही चालू कर रहे हैं. हाँ, तो मेरे को बताओ इसका एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में कैसे होएगा. एक तो परचेज में से लेस करोगे और दूसरा डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में जाके एडवर्टाइजमेंट रहेगा तो उधर ऐड कर दोगे, या अलग से लिखोगे टू ऑर्डिनो टू एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, सो दिस विल बी द टू इम्पैक्ट. और ये जो दो इम्पैक्ट है वो ये एंट्री का ही इम्पैक्ट है और कुछ नहीं है. सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करने का मतलब है एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है, और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब है लेस फ्रॉम, क्या करना है तुम्हें, लेस फ्रॉम परचेज. ठीक है, सो योर एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट है कम्स फ्रॉम द जर्नल एंट्री ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे तो फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, इसके लिए पीएनएल एडजस्टमेंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट किया, नो इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट. चलो थर्ड वाला बताओ क्या होएगा. इनवॉइसेस वेर invoices for goods amounting to 2,50,000 have been entered on 27th of March 2022 but the goods were not included in stock. अभी ये लोग ने बोला है कि this is impacting the what, impacting the stock, बराबर है. तो अभी स्टॉक के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ कि ये है क्या. Invoices for goods amounting to 2,50,000 have been entered on what, on 27th of March 2022. पहले खाली इतने का मतलब समझाओ ये क्या है. हाँ, तो क्या ये रिकॉर्ड हुआ है ये परचेज, मेरा क्वेश्चन ये है. या ये परचेज रिकॉर्ड हुआ है. ये कौन से डेट को परचेज रिकॉर्ड हुआ है? 27th of March 2022. ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट जो है ये परचेज रिकॉर्ड करने का एडजस्टमेंट नहीं है. ठीक है, बट दे आर टेलिंग दैट दिस गुड्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन दी व्हाट, इन द स्टॉक. ठीक है, तो मुझे बताओ कि हमें क्या करना है इसमें. हमें इसको स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा, बराबर है. अभी स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जाके स्टॉक में ऐड कर सकते हैं कि हम लोग हाउ वी विल इंक्लूड दिस इन द स्टॉक. चलो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये स्टॉक में ऐड होएगा. किधर किधर ऐड होएगा मालूम है तुमको, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड, बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी व्हाट, इन द स्टॉक. ठीक है, लेकिन अगर हमें स्टॉक को भी रिकॉर्ड करना है तो उसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, उसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा. ठीक है, हाउ और व्हाट इज रादर द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स.
तो कभी भी हम लोग ये क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट्स में भी जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे, व्हाट इज द जर्नल एंट्री वी हैव टू पास? ट्रेडिंग अकाउंट, या सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री वी हैव टू पास इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे बोला है कि इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, तो ये जो गुड्स है इसको स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री का बात करूँ तो जर्नल एंट्री कैसे पास होएगा? सो इट विल बी क्लोजिंग स्टॉक, रुक जाओ, ये वर्किंग का एंट्री है। सो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना होएगा? ये 2,50,000। टू क्या आएगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये भी कितना आएगा? 2,50,000। नाउ यू टेल मी हमको क्या एंट्री पास करना है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलरेडी क्लोज्ड। सो व्हाट इज द एंट्री दैट वी विल पास? जो करना है कर दो सर पास। अरे चलो, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है भाई, नॉमिनल अकाउंट के जगह पे कौन सा अकाउंट लिखते हैं? P&L एडजस्टमेंट। सो व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक एंट्री आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री अपने को पास करना है। सो इट विल बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2,50,000। अभी मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या होगा इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट? इट विल इंक्रीज, ठीक है। कितने से बढ़ेगा प्रॉफिट? 2,50,000, ठीक है। सो योर प्रॉफिट विल इंक्रीज इन द प्रॉफिट बाय 2,50,000। क्या ये क्लोजिंग स्टॉक को इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया मतलब क्लोजिंग स्टॉक विल इंक्रीज, ठीक है। तो इसका जो दूसरा इफेक्ट होता है दैट इज गोइंग टू बी ऐड टू व्हाट? ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक। What is the value of the closing stock given in the question as of now? It is 3,75,000. 3,75,000 में 2,50,000 क्या करना है अपने को? ऐड करना है, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर द थर्ड ट्रांजेक्शन, आफ्टर द थर्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। बाकी सब जगह पे क्या हुआ है? बाकी सब जगह पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो अभी तक का रिवाइज्ड प्रॉफिट भी मिल जाएगा अपने को कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। चलो, पहले 3 ट्रांजेक्शन समझ गया तुम लोग को। नाउ सी फोर्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, ये दोनों ट्रांजेक्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी देखो फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या दिया है। इन मार्च 2022, जिस ईयर का फाइनल अकाउंट्स हमने बनाया है उस ईयर के मार्च के महीने का ट्रांजेक्शन है ये, ठीक है। इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ ₹2 लाख सोल्ड, ठीक है, एंड डिलीवर्ड were taken in the sales for April 2022. चलो क्या करने का बताओ। एक कॉफी बाकी है और एक कॉफी ऐड कर देता हूं। बोल, तू कुछ बोल रहा था, मेरे को समझ गया तूने क्या बोला वो। हाँ तू बोल। अच्छा पहले मेरे को ये बता कि ये लोग ने डेटर्स के बारे में कुछ बोला है कि सिर्फ सेल्स का इंफॉर्मेशन है ये? सिर्फ सेल्स का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, ठीक है। द ट्रांजैक्शन इज, ये एक्चुअली सेल्स कौन से ईयर का है? ये साल जिसका फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, ठीक है। क्या ये जो फाइनल अकाउंट्स बन चुका है वो ईयर के सेल्स में ये सेल को ऐड किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, बराबर है। बट इनफैक्ट ये लोग ने एक एरर कर दिया है, ये लोग ने नेक्स्ट ईयर के सेल्स में ये लोग ने उसको रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड क्या हुआ रहेगा मालूम है, जो ईयर का फाइनल अकाउंट्स बन चुका है ना ठीक है, वो ईयर का इनकम कम लिया है, और जो ईयर का फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है उस ईयर का इनकम को क्या किया ये लोग ने? बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मालूम है, जो ईयर का सेल्स को बढ़ाया है, जैसे तू बोल रही थी, वो ईयर के सेल्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और जो ईयर के सेल्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो ईयर के सेल्स में इसको क्या करना पड़ेगा? इसको
ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो एडजस्टमेंट होएगा ना, ये सेल्स टू सेल्स में होने वाला है, ठीक है, बिकॉज इट इज ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इन अबाउट द सेल्स, ठीक है। तो पहले मेरे को ये बताओ कि कौन से ईयर का सेल्स में ये रिकॉर्ड होना चाहिए था। मैं इसको ले रहा हूँ 2022, मतलब ये 2021-22 है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट ईयर दिया है वो कौन सा ईयर हो जाएगा, 2022-23 हो जाएगा। अच्छा, ये लोग ने जो सेल्स रिकॉर्ड किया है वो ये वाले ईयर का कर दिया है, बट एक्चुअली ये सेल्स कौन से ईयर का है, 2021-22 का है। तो अभी ये ईयर का सेल्स मतलब 2022-23 का जो सेल्स है इसको कम करना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेल्स गिवन इन द ट्रांजैक्शन इज 2 lakhs। तो ये सेल को हम लोग कम करेंगे 2 लाख से, और ये सेल को हम लोग बढ़ाएंगे, कितने से बढ़ाएंगे हम लोग, 2 लाख से, ठीक है। तो ये इसका इंपैक्ट है, दिस इज द फाइनल इंपैक्ट, वी हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर इंपैक्ट, राइट। सो करंट ईयर का मतलब जो ईयर में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं उस ईयर के सेल्स को कम करना है, और लास्ट ईयर का जिसका फाइनल अकाउंट्स बन चुका है उस ईयर के सेल्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। हाउ वी विल एडजस्ट दिस बाय पासिंग जर्नल एंट्री। देखो, इसका एंट्री होना चाहिए सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। पीएनएल एडजस्टमेंट को छोड़ के पहले बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा मालूम है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये एक्चुअली इसका एंट्री होना चाहिए। अच्छा, कौन से ईयर का सेल्स को डेबिट किया जाएगा बताओ जरा। हाँ, सो कैन आई से दिस इज सेल्स ऑफ 2022-23 होएगा ये, राइट। अच्छा, और ये कौन से ईयर का सेल्स को बढ़ाना है, 2021-22 के सेल्स को बढ़ाना है। सो एक्चुअली हमको एक ईयर का सेल्स को कम कर रहा है एक ईयर के सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। अभी इसके अंदर मुझे बताओ व्हाट विल बी द फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री जो हम लोग पास करेंगे यहाँ पे। 2022-23 का सेल्स अकाउंट अभी भी ओपन है, अभी भी क्या है, अभी भी ओपन है। तो उसके अंदर तो अपने को सेल्स ही लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट, व्हाट यू नो सेल्स अकाउंट, कौन से ईयर का, 2022-23, ये ईयर का सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो फाइनल अकाउंट्स बन चुका है उस ईयर का सेल्स अकाउंट तो बंद हो चुका है ऑलरेडी, और बंद होके कौन से अकाउंट में चला गया है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसके जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा अभी, पीएनएल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2021-22 का जो सेल्स है उसके जगह पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कौन से ईयर का सेल्स है, 2021-22 का है, एंड दिस एंट्री विल बी फॉर हाउ मच, यू नो, फॉर 2 lakhs, ठीक है। पहले ये बताओ इसका इंपैक्ट क्या होएगा, प्रॉफिट के ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो द प्रॉफिट विल व्हाट विल बी इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय हाउ मच, बाय 2 lakhs, ठीक है। इज इट गोइंग टू अफेक्ट द स्टॉक, ये स्टॉक को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मालूम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग ने ना वो स्टॉक को डिलीवर कर दिया है। सो द स्टॉक हैज बीन व्हाट यू नो हैज बीन डिलीवर्ड, मतलब ये स्टॉक में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ठीक है। तो स्टॉक में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुमको कितना समझ में आ रहा है। हाँ, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिखो, ठीक है। लेकिन जो सेल्स अकाउंट है वो करंट ईयर का सेल्स होएगा, क्योंकि करंट ईयर का सेल अकाउंट अभी भी ओपन होता है, ठीक है। लास्ट ईयर का सेल्स को हम लोग हाथ नहीं लगा सकते ऑलरेडी बंद हो चुका है। वो बंद होके कौन सा अकाउंट में चला गया रहेगा, ट्रेडिंग, वो भी बंद हो चुका है, इसके लिए उधर पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा। चलो, सो पॉइंट नंबर 4 इज डन। नाउ वी आर कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 75,000। चलो, ये क्या दिया है पहले ये बताओ, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वे सेंड ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2022, ठीक है। मतलब ये गुड्स हमने भेजा है, कस्टमर को बोला है कि ये गुड्स अगर अच्छा लगेगा तो रख लेना, अदरवाइज गुड्स को रिटर्न कर देना, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज गुड्स सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ओके। एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन व्हाट यू नो, ऑन कॉस्ट, ठीक है। मतलब 33 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑन कॉस्ट, राइट। What is the cost price given to you, 75,000। 75,000 का 1/3 निकालोगे तो 25,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। So what will be the selling price? तो सेलिंग प्राइस आएगा तुम्हारा 75,000 का कॉस्ट प्राइस प्लस 25,000 का प्रॉफिट। So the selling price will be how much, will be 1 lakh, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग ने कॉस्ट प्राइस का भी इंफॉर्मेशन ले लिया, सेलिंग प्राइस भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। मेरे को बताओ ये गुड्स हमने कभी भेजा है, इट इज सेंड इन विच मंथ, मार्च। इट इज सेंड इन द मंथ ऑफ व्हाट, इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है।
नाउ दो द अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 2022, मतलब ये कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, लेकिन कौन से महीने में एक्सेप्ट किया उसने? अप्रैल, मतलब ईयर चेंज हो गया. सो दिस इज एक्चुअली सेल्स ऑफ विच ईयर? नेक्स्ट ईयर का सेल्स है ये, ठीक है. दो द अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 2022, these were taken as sales for मार्च 2022, ठीक है. मतलब ये लोग ने जो एंट्री पास किया है ना, ये कौन से मंथ के सेल्स में इंक्लूड कर दिया है उसको? मार्च 2022 के मंथ के सेल्स के अंदर उसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है. तो अब मुझे बताओ एक्चुअली ये सेल्स कौन से ईयर का रिकॉर्ड हुआ है और फाइनली ये सेल्स कौन से ईयर का है? रिकॉर्ड कभी हुआ है? रिकॉर्ड मार्च में हुआ है. कौन से ईयर में? मतलब 2021-22 के मार्च में हुआ है. एक्चुअली ये सेल्स कौन से ईयर का है भाई? ये अप्रैल, दैट इज 22-23 का सेल्स है, ठीक है. तो अब मुझे बताओ कि पहले ये सेल्स को क्या करना पड़ेगा? अभी ये सेल्स को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा. ये ईयर में तो सेल्स हुआ ही नहीं है, फिर भी वो ईयर के सेल्स के अंदर है. एक्चुअली ये सेल्स तो नेक्स्ट ईयर का है. तो अभी क्या करना पड़ेगा? कौन से ईयर के सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, कौन से ईयर के सेल्स को कम करना पड़ेगा? 2021-22 एंड दिस इज 2022-23, ठीक है. अभी कौन से ईयर के सेल्स में इंक्लूड कर दिया है उसको? 21-22 में इंक्लूड कर दिया है. सो 21-22 का सेल्स को क्या करेंगे हम लोग? कम करेंगे, ठीक है. कितने से कम करेंगे? सेलिंग प्राइस इज 1 लाख, तो 1 लाख से कम करना पड़ेगा. और हमें 2022-23 का सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा. टू इंक्रीज द सेल्स बाय हाउ मच? बाय 1 लाख, ठीक है. पहले इसका एंट्री बताओ, इसका एंट्री क्या पास होएगा? वापस वही आएगा, सेल्स टू सेल्स. कौन से ईयर का सेल्स को डेबिट करूं, कौन से ईयर के सेल्स को क्रेडिट करूं? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा तुमको? 2021-22 का सेल्स को कम करना है एंड 2022-23 के सेल्स को बढ़ाना है. सेलिंग प्राइस इज 1 लाख, तो ये 1 लाख का एंट्री पास होएगा. फाइनल एंट्री बोलो, फाइनल एंट्री क्या आएगा? P&L adjustment, yeah. So it will be P&L adjustment account debit by 1 lakh to क्या होएगा? To sales 1 लाख. ये P&L adjustment है 2021-22 का और ये 2022-23 का. चलो, दिस इज व्हाट इज द फाइनल एंट्री, ठीक है. इसमें और एक पॉइंट है, क्या ये स्टॉक में एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा. क्यों होगा? क्योंकि सेल ऑन अप्रूवल का ट्रांजैक्शन है, ठीक है. आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस और नॉट. जब भी हमने फर्स्ट टाइम सेल ऑन अप्रूवल का ट्रांजैक्शन जब भी हम लोग ने समझा था ना, तो मैंने तुमको ये भी पूछा था कि अगर ये फाइनल अकाउंट्स में आएगा तो इसका कितना इफेक्ट आएगा, ठीक है. आई डोंट नो यू रिमेंबर दिस और नॉट. आई टोल्ड यू इसका 4 इफेक्ट आएगा. कितना इफेक्ट आएगा इसका? 4, ठीक है. एक तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डेटर्स में से लेस करना पड़ेगा, सेल्स में से लेस करना पड़ेगा. एंड इट इज योर स्टॉक लाइंग विद द व्हाट यू नो विद द कस्टमर, ठीक है. योर स्टॉक लाइंग विद द कस्टमर, नॉट येट सोल्ड, एंड देयरफॉर यू आर द ओनर ऑफ द स्टॉक. ये तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी इंक्लूड होना चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट में असेट साइड पे. तो दूसरा 2 इफेक्ट आएगा ऐड टू व्हाट यू नो, ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है. अभी ये सेल है ना, ये सेल 2022-23 में हुआ है. तो 31 मार्च 2022 को यू विल बी द ओनर ऑफ द स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक फिजिकली तुम्हारे पास नहीं रहेगा. ये स्टॉक किसके पास रहेगा? कस्टमर, ठीक है. तो हमें उसको हमारे बुक्स में लेके आना पड़ेगा, बिकॉज 31 मार्च को हम ओनर है. इसके लिए हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है. हाउ वी विल एडजस्ट दिस इन द क्लोजिंग स्टॉक? तो उसके लिए एंट्री पास करना पड़ेगा. व्हाट विल बी द मींस व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग दिस क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू ट्रेडिंग, ठीक है. अभी यहां पे हम लोग इसको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलते, हम बोलते हैं स्टॉक विद कस्टमर. क्या बोलेंगे इसको? स्टॉक विद कस्टमर, ठीक है. तो यहां पे हम लोग यहां पे लिखेंगे स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट. ये 1 लाख पे पास होएगा कि 75 पे होएगा? एवरेज कर डालो सर. चलो, क्या है 1 लाख पे पास होएगा, 75 पे पास होएगा? अरे, स्टॉक विल बी रिकॉर्ड द कॉस्ट प्राइस ओनली, सो दिस एंट्री विल बी फॉर 75,000. देखो, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है. इसको वापस आज जाके करना है, ठीक है, वरना ऐसा लगेगा कि ये जो है
टॉपिक छूट गया है वैसा होएगा, ठीक है। सो यू जस्ट स्पेंड 1 डे और पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ में क्या करो, इसको पूरा का पूरा नॉक ऑफ करो तो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो, दिस स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन है कि बंद हो गया है? बंद हो गया है, तो उसके जगह पे क्या आएगा? P&L एडजस्टमेंट 75,000। चलो, पहला ट्रांजैक्शन में बताओ क्या इंपैक्ट है प्रॉफिट के ऊपर, क्या इंपैक्ट है? चलो, प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। सो देयर विल बी रिडक्शन इन द प्रॉफिट बाय 1 लाख। प्रॉफिट कम हो जाएगा 1 लाख से। पहला ट्रांजैक्शन स्टॉक को इफेक्ट नहीं करेगा, सेकेंड ट्रांजैक्शन प्रॉफिट को भी इंपैक्ट कर रहा है और स्टॉक को भी इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया तो प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करेगा। सो ये ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है बताओ जरा। स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस विल बी ऐड टू व्हाट, ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक and your profit will increase by how much? 75,000। क्या हुआ समझा ये क्वेश्चन के अंदर? हाँ, ठीक है। अभी तुमको क्या करना है, तुम्हें एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है अभी, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। इसमें डेट का कॉलम मत लेना, सीधा पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्या लास्ट ईयर का प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? चलो, मेरे में तो दिया है, तुम्हारे में है कितना अमाउंट है? 6 लाख, ठीक है। तो ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में इसको ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सो प्रॉफिट एज क्रेडिट बैलेंस, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, so this will be 6 lakhs। Now you look at all the rectification entry, और जिधर जिधर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ है उसको ये अकाउंट के अंदर तुम लोग उसका पोस्टिंग करो। तुमको बोला है कि तुम रिवाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो, हाँ, खाली इतना बोला है, मतलब उसको कुछ कैपिटल वैपिटल में नहीं डालना। तो ये जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तुमको, टू बैलेंस कैरिड डाउन। मेरे ख्याल से सब एंट्रीज जो है क्रेडिट है, एक ही खाली डेबिट वाला है ना। तो कितना आ रहा है? 10 लाख समथिंग 40। सो 10,40,000। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू बोला है कैलकुलेट करके देने के लिए, ठीक है। तो ये आया पहले 10,40,000। दिस 10,40,000 इज द रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021-22, ठीक है। फिर हमें कैलकुलेट करके देना है क्लोजिंग स्टॉक। सो इधर आएगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2022। value of the closing stock as given। चलो, कितना दिया था? 3,75,000 है, 3,75,000। ये 3,75,000 में तुम चेक करो, खाली दो ही जगह ऐसा है जहां पे अपने को क्लोजिंग स्टॉक में एडिशन करना है। क्या करना है अपने को? एडिशन, ठीक है। एक अमाउंट है 2,50,000 का फ्रॉम ट्रांजैक्शन नंबर 3 और एक अमाउंट है 75,000 का फ्रॉम ट्रांजैक्शन नंबर 5, ठीक है। ये दो ही ट्रांजैक्शन है जो क्लोजिंग स्टॉक को इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लिखना है ऐड
तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 में क्या था, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हमने परचेज किया था, ठीक है, बट उसको क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया नहीं है, ठीक है। सो ऐड परचेजेस इन मार्च 2022 not included in stock. $250,000 और वो 75,000 का एडिशन आएगा, ठीक है। 75,000 इज गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल नॉट येट अप्रूव्ड as on 31st March 2022। ये आएगा 75,000। ये सब एडलेस करके चेक करो, तुम्हारा वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आएगा as on 31st March 2022 कितना आएगा ये 7 lakhs। चलो क्वेश्चन समझा, 10 मार्क का क्वेश्चन है ये, 10 मार्क का। चलो इजी था, मतलब इजी नहीं था बट कंफर्टेबल हुआ फिर। चलो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर है। क्या है यहाँ पे? सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और कंपनी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहीं पे भी जो है सीए के सिलेबस में फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, डायरेक्टली इंटर में आएगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दीज आर द टू पार्ट्स, ओके। यहाँ पे जो तुम्हारे सिलेबस में फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर जो है, ठीक है, उसके अंदर यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वाला तुमने कोई लेवल पे नहीं किया रहेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम फॉर यू। सो द सेकेंड टाइप ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज गोइंग टू बी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलो अभी पहले ये बताओ फाइनल अकाउंट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स? हाँ, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वी हैव टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल पोजीशन? भारी भरकम लैंग्वेज जो है उसका मतलब क्या है कि हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर एसेट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर लायबिलिटी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन है वो? फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। व्हाट इज अनदर ऑब्जेक्टिव? या टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अभी जो तुमने बोला है कि दैट वी हैव टू असर्टेन द व्हाट, यू नो, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। मैं उसमें एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है दैट यू वांट टू नो द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, यू वांट टू नो द exact financial position, you also want to know the exact amount of what, you know, exact amount of profit or loss, ठीक है। देखो कल जाके तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, क्लाइंट को ऐसा नहीं बोल सकते ना अप्रोक्सीमेटली है ना तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा है, ठीक है। ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा प्रॉफिट इतना है, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करके दोगे ना उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना है। क्या करना है? उसको टैक्स पे करना है। तो अगर प्रॉफिट का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा और टैक्स का कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा, सो वी हैव टू डू व्हाट, यू नो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। सो इट इज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ व्हाट, यू नो, अमाउंट ऑफ योर एसेट्स, liabilities and capital, and second is the exact amount of what, you know, profit or loss, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्टिव, ओके। अभी ये ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए फिलहाल है ना मैं सबको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या प्रिपेयर करेंगे।
टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए यू विल प्रिपेयर व्हाट, बैलेंस शीट। एंड प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए दो इंस्टॉलमेंट में हम प्रॉफिट निकालते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो हमें यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन के लिए यू विल प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, यू नो, बैलेंस शीट, ठीक है। और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए you will be preparing what, trading accounts, and you will be preparing which account, profit and loss account, ठीक है। अभी ये जो रहता है बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट का क्या डेट्स होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या डेट्स होता है, तो ये सब आता है 31 मार्च, ठीक है। बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग क्या लिखा जाता है, बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज ऑन, एज एट, वो डेट का पोजीशन है वो, ठीक है। एज ऑन मतलब उस दिन को क्या पोजीशन है, एज एट मतलब उस दिन को क्या पोजीशन है। सो बैलेंस शीट इज ऑलवेज व्हाट, यू नो, ऑलवेज एज ऑन, और इट इज व्हाट, यू नो, इट इज एज एट, ठीक है। मतलब उस दिन का पोजीशन अपने को पता चलेगा व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग दी व्हाट, यू नो, प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट के अंदर जो तुमको कैपिटल दिखता है, जो तुमको लायबिलिटीज दिखता है, जो असेट्स दिखता है, वो उस दिन का वैल्यू है। किस दिन का वैल्यू है, 31 मार्च का वैल्यू है, ठीक है। इट इज अ वैल्यू एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, ठीक है। बट व्हेन यू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें क्या होता है बताओ जरा, ये एक दिन का बनता है कि पूरे साल का बनता है, पूरे साल का, ठीक है। क्योंकि पूरे साल में तुमने जो भी किया रहेगा उसमें से तुमको फाइंड आउट करना है कि तुम्हें प्रॉफिट मतलब तुमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, मतलब एक दिन का है कि पूरे साल का रहेगा, पूरे साल का, ठीक है। सो व्हेन यू सी सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, वो एक दिन का सेल्स होता है कि पूरे साल का होता है, पूरे साल का, ठीक है। व्हेन यू सी दी व्हाट, यू नो, सी एनी इनकम इन द P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, वो एक दिन का इनकम नहीं हो, पूरे साल का इनकम है। एनी एक्सपेंस दैट यू रिकॉर्ड, ये पूरे के पूरे साल के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग वहां पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, राइट। अभी क्या होता है मालूम है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बार अपन ने मतलब मैंने बोला रहेगा ये, ठीक है। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बाय एंड सेल, बाय एंड व्हाट, यू नो, बाय एंड सेल, ठीक है। सो कैन यू टेल मी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बाय करते हैं, गुड्स, और वो गुड्स फिनिश गुड्स ही होते हैं, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस वेंजेस नहीं किया जाता है, उसको एज इट इज क्या किया जाता है, सेल, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग बाय करेंगे फिनिश गुड्स और सेल भी क्या करेंगे मालूम है, फिनिश गुड्स, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पहले बाय करेगा, फिर वो लोग उसमें से प्रोडक्शन करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे मालूम है, उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ वो लोग बाय क्या करेंगे, प्रोड्यूस क्या करेंगे और सेल क्या करेंगे। बाय क्या करेंगे, रॉ मटेरियल, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बाय व्हाट, इन द रॉ मटेरियल, फिर ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स, ठीक है। सो वो लोग प्रोडक्शन करेंगे, किसका प्रोडक्शन करेंगे, फिनिश गुड्स, ठीक है। एंड देन दे विल सेल व्हाट, ऑब्वियसली फिनिश गुड्स, क्योंकि उन्होंने फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, तो सेल में भी वो लोग क्या सेल करेंगे, फिनिश गुड्स, ठीक है। नाउ व्हाई द रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जब भी बाय करता है फिनिश गुड्स, तो उनको परचेज प्राइस पता होता है, ठीक है। दे नो व्हाट इज अ परचेज प्राइस, ठीक है। सपोज वो लोग ने 100 रुपए में गुड्स बाय किया है, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू फिक्स अप द सेलिंग प्राइस, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू फिक्स अप द सेलिंग प्राइस, ठीक है। उनको खाली मार्जिन ऐड करना है उसके अंदर। तो सपोज वो लोग को 20% प्रॉफिट चाहिए कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो इजीली सेलिंग प्राइस फिक्स हो जाता है। सेलिंग प्राइस कैन बी व्हाट, यू नो, कैन बी 120, ठीक है। तो यहाँ पे ना उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द परचेज कॉस्ट एंड वेरी इजी टू फिक्स अप व्हाट, यू नो, फिक्स अप द सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो इनको परचेज प्राइस नहीं पता है, क्योंकि परचेज क्या किया मालूम है वो लोग ने, रॉ मटेरियल, ठीक है। और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया है, किस में कन्वर्ट किया है वो लोग ने, उसको फिनिश गुड्स, ठीक है। सो दे शुड नो कि वो लोग ने जो फिनिश गुड्स बनाया है वो एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कितने का खर्चा हुआ है, एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कितने का खर्चा हुआ है।
तभी जाके वो लोग सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जब भी वो लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि एक यूनिट कितने में बना है, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मार्जिन ऐड करेंगे और मार्जिन ऐड करने के बाद दे कैन फिक्स अप द व्हाट यू नो फिक्स अप द सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास परचेस प्राइस होता है, वो बिल में ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता नहीं है, उनको पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक यूनिट जो बनाया है वो कितने में बना है, ये लोग को वो फाइंड आउट करना पड़ता है। वो फाइंड आउट करने को हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हाट यू नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनका रिक्वायरमेंट तुमको समझ में आ रहा है दोनों का? इनका रिक्वायरमेंट बहुत ऑब्वियस है, ये डायरेक्टली ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, लेकिन इनको पहले रिक्वायरमेंट जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक यूनिट कितने में बना है, तभी जाके वो लोग क्या फिक्सअप कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन? दे विल हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? सपोज अपन ये मोबाइल बनाते हैं, ठीक है, तो ये मोबाइल बनाने का जो खर्चा रहेगा, ठीक है, इसके लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज हुआ रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो हर एक रॉ मटेरियल को लोग ऐड करेंगे, लेबर का खर्चा ऐड करेंगे, सब खर्चा ऐड करने के बाद में इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद में वो लोग मार्जिन ऐड करते हैं, देन दे विल फिक्स अप व्हाट यू नो फिक्स अप द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि कितने में गुड्स बनाया गया है, ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ही वो लोग जो है सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए उनको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। चलो ये लोग और एक अकाउंट बनाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा ये लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तीसरा ये लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब मुझे बताओ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस इधर दो ही अकाउंट बनेंगे। कौन से दो अकाउंट बनेंगे? ट्रेडिंग एंड P&L, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट? Manufacturing account. Why we have to prepare the manufacturing account for the manufacturing organization? Because they want to calculate what you know cost of production. ये cost of production find out करने के लिए अलग से एक अकाउंट बनेगा मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग, फिर P&L, और बाद में वो लोग क्या प्रिपेयर करेंगे मालूम है? बैलेंस शीट, क्योंकि इनको भी तो अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना है। सो अवर फॉर्मेट विल इंक्रीज वेन एवर वी विल बी इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये दो रिक्वायरमेंट है ये पर्टिकुलर चैप्टर का। व्हाई वी वांट टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, ये बताओ। चलो दोनों ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में से मिलता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट इज टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द P&L अकाउंट? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां से मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेडिंग अकाउंट में से मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, P&L अकाउंट में से मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और बैलेंस शीट में से मिलेगा असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल का डिटेल्स, ठीक है। तो ये होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैंने बात की है, लेकिन हम लोग पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को टेकअप करेंगे? ट्रेडिंग, एंड देन वी विल गो फॉर व्हाट यू नो गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये दोनों के बीच में एक्टिविटी का डिफरेंस तुमको पता चल गया, ठीक है। सो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, दे विल प्रिपेयर P&L अकाउंट टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट नेट लॉस, बैलेंस शीट में से तीन आइटम आता है, असेट्स, लायबिलिटीज एंड व्हाट यू नो एंड कैपिटल, ठीक है। चलो इसमें से कुछ नोट डाउन करना है पहले। अरे हाँ के ना कुछ तो बोलो तुम लोग। अच्छा, मैं जो थियरी डिस्कस कर रहा हूँ ये थियरी डिस्कस करना है कि तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है भाई? हाँ, मतलब मेरा इच्छा है डिस्कस करना चाहिए, पर तुम्हारा इच्छा नहीं है कि नहीं नहीं सर ये सब थियरी वेरी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स ही तो है। मतलब ऐसा करना है कि पहले थियरी डिस्कस करें हम लोग। हाँ, सो यू हैव टू डिस्कस द थियरी, क्योंकि थोड़ा सा है ना, थोड़ा मतलब देखो बहुत सारा चीज़ है जो तुमको ऐसा लगता रहेगा कि तुमको आता है, हाँ, लेकिन उसके अंदर थोड़ा ऑब्वियस बात है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए।
हाँ, सो इसके लिए जो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर आता रहेगा तो बहुत अच्छा है, और अगर नया कुछ पता चलता रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इम्प्रूवमेंट फॉर यू। चलो अभी पहले मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ भी बात नहीं होगा, ठीक है। इट इज फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट विच ऑर्गेनाइजेशन ओवर ईयर, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे क्वेश्चंस जो भी अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कभी कभी दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेंगे और कभी कभी सिर्फ कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा, ट्रेडिंग के लिए। चलो आगे बढ़ूँ मैं। अब मुझे ये बताओ, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल दिया हुआ रहता है? देखा है ना, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन देखा है तुम लोग ने। सो व्हाट इज अ रॉ मटेरियल दैट इज गिवन टू यू? एक तो ट्रायल बैलेंस रहेगा, ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस रहेगा मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके उसका पहले ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। देन व्हाट इज द सेकंड रॉ मटेरियल? एडजस्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजस्टमेंट्स, ठीक है। फिर ये दोनों को मिला के दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर व्हाट, यू नो, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट विल टेक अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, देन विल टेक अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, यू नो, ऑफ द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। मतलब मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बताओ, ऐसा सब एडजस्टमेंट का मेरे को डिस्कशन नहीं करना है। मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यू नो, विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जो शायद से तुम लोग को नहीं पता रहेगा वो, ठीक है। अच्छा, अभी जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखते हैं, व्हेन यू लुक एट व्हाट, यू नो, लुक एट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, हाउ टू सी द ट्रायल बैलेंस नाउ, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस को जब भी हम देखेंगे ना, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वी हैव अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, वन इज डेबिट बैलेंस, अनदर इज व्हाट, यू नो, इज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रहता है, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द अकाउंट्स एंड ऑल दैट। देन वी आर हैविंग हियर डेबिट बैलेंस, देन वी आर हैविंग हियर व्हाट, यू नो, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर जो लिस्ट होता है ना, लिस्ट, ठीक है, वो पूरे लिस्ट को है ना तीन पार्ट में ब्रेक कर देंगे उसको, ठीक है। वो जो लिस्ट होता है, वो लिस्ट आता है आइदर इट विल बी पर्सनल अकाउंट। क्या तुमको याद है मैंने स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में सब बात किया था, ठीक है। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी आइदर पर्सनल अकाउंट, और वो लिस्ट में जो भी अकाउंट रहेगा इट विल बी विच अकाउंट? रियल अकाउंट। एंड थर्ड इट कैन बी नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये लिस्ट रहेगा जो भी ट्रायल बैलेंस रहेगा वो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, सो दैट पर्सनल अकाउंट मे हैव अ डेबिट बैलेंस और इट में हैव व्हाट, यू नो, इट में हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फिर जो रियल अकाउंट्स होते हैं विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव विच बैलेंस? दे विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। सो रियल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस तो नहीं रहेगा। फिर जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें या तो डेबिट बैलेंस रहेगा या तो क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस में से फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में से जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस में से आइटम उठा के वी विल आइदर ट्रांसफर इट टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, और बैलेंस शीट असेट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो अगर सपोज मैं पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस का बात करता हूं, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसका क्या जगह है फाइनल अकाउंट्स के अंदर? हाँ, मतलब फाइनल अकाउंट्स में मैं खाली ये 6 चीज पूछ रहा हूँ तुमको। क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, पीएनएल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट, बैलेंस शीट लायबिलिटी, ठीक है। ये 6 में से कोई भी एक ही जगह पे जा सकता है ये, ठीक है। सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ दिस पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस? बैलेंस शीट विच साइड? असेट साइड, क्योंकि पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस इज नथिंग बट इट इज डेटर, इट इज व्हाट, इट इज अ डेटर, ठीक है। अभी डेटर के अलग अलग नाम हो सकते हैं। डेटर का डेटर भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑल्सो, ठीक है। उसको हम लोग बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम ऑल्सो। ये सारे के सारे तुम्हारे पर्सनल अकाउंट है हैविंग विच बैलेंस? हैविंग अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो पर्सनल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है ये चला जाएगा बैलेंस शीट में कौन से साइड पे? असेट साइड, राइट। सो इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट, इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट, ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट और यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो ये 6 जगह है। नाउ अंडरस्टैंड कि तुम्हारे बैलेंस शीट में असेट साइड पे क्या आएगा। तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे होते हैं पर्सनल अकाउंट्स। कौन से बैलेंस वाले?
डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया पहले ट्रायल बैलेंस में से जितने भी पर्सनल अकाउंट है जिनका भी डेबिट बैलेंस है वो सब बैलेंस शीट के अंदर दिखने चाहिए ऑन विच साइड, ऑन दी असेट साइड, ठीक है। आर यू एबल टू कोरिलेट दिस, ठीक है। चलो फिर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट विच साइड, लायबिलिटी साइड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट को देखोगे तो यहाँ पे आएगा पर्सनल अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। चलो ये आ जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में कौन से साइड पे, लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। व्हाट अबाउट रियल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस, बैलेंस शीट विच साइड, असेट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड पे होता है रियल अकाउंट हैविंग विच बैलेंस, हैविंग डेबिट बैलेंस, ठीक है। रियल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है क्या, नहीं। सो रियल अकाउंट का जो भी तुम्हारा डेबिट बैलेंस है वो तुम्हारे बैलेंस शीट में चला जाएगा असेट साइड पे, ठीक है। सो एक्चुअली ना तुम्हारा बैलेंस शीट ये दोनों से ही बन जाता है। बैलेंस शीट किससे किससे बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट से और रियल अकाउंट से। सो इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट हेंस फोर्थ, तो ये बैलेंस शीट में ये दो ही चीज होता है, लायबिलिटी में एक ही चीज होता है, पर्सनल अकाउंट हैविंग विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एंड तुम्हारे बैलेंस शीट में असेट साइड पे होता है पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस एंड रियल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट, नॉमिनल, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट का ना एक छोटा सा बाइफर्केशन इधर देता हूं मैं, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर दो चीज होता है, एक होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दूसरा होता है इनकम्स एंड व्हाट यू नो एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भी ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, एंड इनकम्स एंड गेन्स को भी ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, ठीक है। जो एक्सपेंसेस होते हैं ना उसमें होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे इनकम को भी ब्रेक कर सकते हैं इनटू व्हाट यू नो, इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलो अभी नॉमिनल अकाउंट के अंदर अगर सपोज को इनकम का बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनकम अगर डायरेक्ट इनकम है, ठीक है, तो डायरेक्ट इनकम एक ही होता है, दैट इज सेल्स, दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज सेल्स। और कोई डायरेक्ट इनकम नहीं होता है, एक ही डायरेक्ट इनकम होता है, दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज सेल्स, ठीक है। तो इनकम में डायरेक्ट इनकम मतलब क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये कहां पे जाएगा, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। कौन सी साइड पे चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा फिर इनकम में इनडायरेक्ट इनकम्स, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम से ये चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किधर जाएगा, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। सो ये जो इनकम्स है वो तुम्हारा जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा एंड पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। डायरेक्ट इनकम विल बी इन ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट विल बी इन व्हाट यू नो, इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट इनकम्स, सॉरी, हाँ मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी आ सकता है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, उसके अंदर बैड डेट्स रिकवरी आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये रिसीव्ड, वो रिसीव्ड, सारे रिसीव्ड विल बी व्हाट यू नो, विल बी योर इनडायरेक्ट इनकम्स एक्सेप्ट सेल्स, एक्सेप्ट व्हाट यू नो, एक्सेप्ट सेल्स, क्योंकि सेल्स मेन इनकम होता है, ठीक है। एंड मेन इनकम इज आइडेंटिफाइड एज डायरेक्ट इनकम, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, डायरेक्ट इनकम, ठीक है। फिर तुम इंटर में आओगे ना तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। इंटर में अकाउंट्स में नहीं बोल रहा हूं मैं, दूसरे सब्जेक्ट में। तो डायरेक्ट इनकम का और एक नाम होता है, ठीक है। सो दैट वी विल कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट यू नो, इनटू अनदर नेम, तो और एक लेवल का नाम तुमको पता चल जाएगा, ओके। सो दिस इज एज ऑफ नाउ कॉल्ड एज व्हाट यू नो, डायरेक्ट इनकम, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट यू नो, इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। अच्छा अभी मेरे को बताओ नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसमें जो डायरेक्ट रहेंगे इसका कौन सा बैलेंस होएगा, डेबिट बैलेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी डेबिट बैलेंस रहेंगे। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये चले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन से साइड पे, डेबिट साइड, और इनडायरेक्ट चले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन से साइड पे, क्रेडिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कौन से साइड पे, डेबिट साइड, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट के मतलब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, ठीक है। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन, बेटा प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। अभी मैं फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग तो पूरा स्ट्रक्चर ही अलग रहेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, जो गुड्स के परचेज से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है,
परचेस करता है और क्या करता है, सेल। तो परचेस को लेके जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे के सारे एक्सपेंस कौन से रहेंगे, डायरेक्ट, ठीक है। और जो सेल्स को रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे वो एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस रहेंगे, इनडायरेक्ट, ठीक है। सो दिस एक्सपेंसेस विल बी व्हाट विल बी बाइफरकेटेड बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ट्रेडिंग, ये आवाज बंद कर, सो जो भी तुम्हारा ट्रेडिंग रहेगा तो ट्रेडिंग के अंदर क्या होएगा, ट्रेडिंग के अंदर जो है तो परचेस के एक्सपेंसेस विल बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेल के एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। तो इसका क्लैरिटी है तुम लोग को, ठीक है। अभी जब भी नॉमिनल अकाउंट का बात आता है, नॉमिनल अकाउंट्स का, ठीक है, तो उनको ट्रांसफर किया जाएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो पीएनएल अकाउंट में। ये ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू पास क्लोजिंग एंट्रीज। कौन सा एंट्री पास करने पड़ेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज, जो तुमको 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में नहीं बताया जाता है, बट वी हैव टू क्लोज दिस नॉमिनल अकाउंट्स एंड वी हैव टू ट्रांसफर इट टू अवर व्हाट टू अवर ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। उसके लिए जो एंट्री पास किए जाएंगे उसको बोला जाता है क्लोजिंग एंट्रीज। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है। क्या हमारा ये डिस्कशन हुआ है क्लोजिंग एंट्री को लेके, मतलब ये क्लोजिंग एंट्रीज जो है इसके बारे में क्या हमारा कभी बात हुआ है, हाँ हुआ है, ठीक है। मतलब मुझे याद है, तुमको याद नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन मेरे साइड से मैंने बात किया था। मैं वापस एक बार ये बता देता हूँ व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट इज दिस पर्टिकुलर क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है। अभी देखो क्लोजिंग एंट्रीज जब भी हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्रीज 4 चीज का होएगा, ठीक है। पहला तो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस का क्लोजिंग एंट्रीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का क्लोजिंग एंट्रीज, डायरेक्ट इनकम का और इनडायरेक्ट इनकम का, ये 4 चीज का क्लोजिंग एंट्री आएगा, ठीक है। ये 4 चीज का क्लोजिंग एंट्री के अलावा भी हमें और 2-3 चीज का क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। वो सारे क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग अभी यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। मुझे बताओ ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल लेके बात करता हूं मैं। परचेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट विल बी व्हाट, फ्रेट इनवर्ड विल बी डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस विल बी व्हाट विल बी डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये सब तुमको दिखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। ये सब जब भी तुमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखते हैं तो इनके कौन से बैलेंस होते हैं, इनके डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। अब ये डेबिट बैलेंस को बंद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसको, बंद, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस को बंद कैसे किया जाता है, तो उनको क्रेडिट करके अपने को क्लोज करना पड़ेगा और इसको बंद करके कौन से अकाउंट में डालना है अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका क्लोजिंग एंट्रीज विल बी लाइक दिस। तो हमें डेबिट करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट को, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम ये एंट्री पास करते हैं ना तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे सब दिखता है, ओपनिंग स्टॉक दिखता है, फिर हमको 2 परचेजेस दिखता है, 2 फ्रेट दिखता है, 2 वेजेस दिखता है। ये सब कैसे दिखता है ट्रेडिंग अकाउंट में अपने को डेबिट साइड पे, क्योंकि हमें ये एंट्री पास करनी होती है। कौन सी एंट्री पास करनी होती है, ये क्लोजिंग एंट्री। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाके हम लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 वेजेस, 2 फ्रेट, ये वो सब हम लिखते हैं। सो इट इज बाय पासिंग दिस पर्टिकुलर एंट्री, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 1 समझा यहाँ पे, ओके। अब मुझे बताओ कि हम डायरेक्ट इनकम को कैसे क्लोज करेंगे। डायरेक्ट इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, उसको डेबिट, ठीक है। तो यहां पे आएगा डायरेक्ट इनकम्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट इनकम में एक ही रहेगा, मैंने बताया तुम लोग को, व्हाट इज दैट, ओनली इनकम, दैट इज व्हाट, सेल्स, ठीक है। तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट, ठीक है। तो ये 2 एंट्री पास करने से ना ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का आइटम्स रेडी है और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का आइटम्स रेडी है, ठीक है। फिर एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने को, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हाउ वी विल पास द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या होएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ऐसा हम लोग एंट्री पास करेंगे। सो थर्ड एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट्स। कैन यू विजुअलाइज द ट्रेडिंग अकाउंट आफ्टर दिस 3 एंट्रीज। क्या ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो गया रहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ बैलेंस बचेगा, बैलेंस बचेगा, ठीक है। दैट बैलेंस विल बी व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। हम लोग ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड करने का एंट्री पास होएगा। सो उसको रिकॉर्ड करने का एंट्री होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पास होता है। ये 4 एंट्री पास किया ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ये चारों जो हमने एंट्री पास किया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज। दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करते हैं बताओ जरा। इसको पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट ओपन नहीं रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट जब भी ओपन होएगा तुरंत बंद भी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी क्लोज इट एंड ट्रांसफर इट टू विच अकाउंट? टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हाउ यू विल ट्रांसफर और हाउ यू विल क्लोज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ट्रांसफर इट टू पीएनएल अकाउंट? ऑब्वियस बात है, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, सो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट होएगा एंड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी इंस्टीट्यूट क्या करता है? ये दोनों का नेट एंट्री पास करता है। क्या करते हैं? ये दोनों का नेट एंट्री। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये दोनों का नेट एंट्री करोगे ना तो ग्रॉस प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा नेट एंट्री में? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है, सो व्हाट इज द एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट? सो द एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेट एंट्री लिख रहा हूँ। सो इट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तुम दोनों लिखोगे। ठीक है, मतलब ये वाला भी कॉपी करोगे और ये वाला भी कॉपी करोगे। ठीक है, चलो यहां तक समझा हम लोग ने क्या किया। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होएगा बताओ। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड वाला आइटम लेने का पहले। ठीक है, सो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इनकम को कैसे क्लोज करेंगे? तो इनडायरेक्ट इनकम को डेबिट करेंगे और पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट डेबिट टू क्या होएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो तुम्हारे पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड को विजुअलाइज करो। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी है, बाकी सारे इनकम्स आ गए। ठीक है, अभी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या डालोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसको क्लोज करने का एंट्री कैसे पास होएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होएगा टू इनडायरेक्ट क्या आएगा? एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो ये एंट्री पास करने पे तुम्हारा पीएनएल अकाउंट के अंदर पूरा का पूरा पोस्टिंग हो जाएगा। नाउ व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, तो क्या होगा अगर हमें नेट प्रॉफिट मिला तो? चलो अपन ऑप्टिमिस्टिक है तो नेट प्रॉफिट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। तो क्या एंट्री आएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे एंट्री पास कर रहा हूं पीएनएल अकाउंट डेबिट। ये सब क्लोजिंग एंट्रीज है। ये सब कौन से एंट्रीज है? क्लोजिंग एंट्रीज। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू नेट प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये नेट प्रॉफिट को ओपन रखते हैं कि इसको क्लोज कर देते हैं? क्लोज करते हैं। उसको क्लोज करते हैं कैपिटल के अंदर ऐड करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मालूम है? नेट प्रॉफिट अकाउंट को क्लोज करके उसको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। हाउ टू क्लोज द नेट प्रॉफिट? तो नेट प्रॉफिट को अभी क्रेडिट किया है तो अभी इसको क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, तो यहां पे एंट्री आएगा नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा इंस्टीट्यूट क्या करता है? नेट एंट्री पास करता है डायरेक्टली। सो व्हाट विल बी द नेट एंट्री? नेट प्रॉफिट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एंट्री क्या बचेगा बताओ जरा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा लॉस रहेगा तो क्या एंट्री होएगा? इसका रिवर्स एंट्री होएगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, इतना करने पे तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट सारे के सारे क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज ऑल दीज एंट्रीज आर कॉल्ड एज विच एंट्रीज? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, तो तुमको पहले ये पता चला ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनका क्या होता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट विल हैपन विद द ट्रायल बैलेंस। सो ये हमने पहले ट्रायल बैलेंस को डिस्कस किया है। ठीक है, यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग? हाँ, तो अभी कहाँ से स्टार्ट करोगे? क्लोजिंग एंट्री से स्टार्ट करोगे? और किसी को लिखना है तो मैं रख रहा हूँ स्क्रीन पे। क्या चाहिए बोलो? डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक, अच्छा अभी जो मैंने इतना सारा बोला उसमें से तुमको कितना पता था?
सब पता था तो फिर मेरे को इतना सब बुलाओ मत। हाँ, कितना पता था वो बुलाओ, सब मालूम था, क्लोजिंग एंट्रीज भी पता था, तो रोकते क्यों नहीं हो बीच में। हाँ चलो, अभी ये हो गया तो ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन, ठीक है। अभी जो सेकंड होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, दैट इज एडजस्टमेंट्स। चलो, तुम्हें क्या पता है एडजस्टमेंट्स के बारे में, पहले ये बताओ, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल दूंगा। चलो, एडजस्टमेंट क्या होता है, डबल इफेक्ट, ओके। इसके अलावा अच्छा, खाली दो ही इफेक्ट रहेंगे, मिनिमम के दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है मालूम है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो रिकॉर्डेड आइटम्स होते हैं। क्या होते हैं वो, रिकॉर्डेड आइटम्स, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट्स को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो एडजस्टमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट्स जो होते हैं उसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो होते हैं ईयर एंड ट्रांजैक्शंस। चलो, जैसे तुमने बोला मुझको पता है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। हाँ, सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज व्हाट यू नो, इट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, ईयर एंड ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कंपल्सरीली एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिकॉर्ड हो सकते हैं, उसके पहले रिकॉर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिकॉर्ड होएगा। डेप्रीशिएशन होता है दूसरा, ठीक है। तीसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम्स, ठीक है। ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन कंपल्सरीली कभी रिकॉर्ड होंगे मालूम है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। सो वन ऑफ द एरियाज ऑफ द एडजस्टमेंट इज ईयर एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेकेंड जो होते हैं ना, सेकेंड उसमें हो सकते हैं एरर्स, और ये एरर्स को हम लोग क्या करते हैं मालूम है, रेक्टिफाई। जैसे अनरिकॉर्डेड परचेज रहेगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग ने प्लांट एंड मशीनरी बाई किया रहेगा, उसको परचेज में डाल दिया रहेगा, या हमने परचेज ऑफ गुड्स किया रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया रहेगा। मतलब ये पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट में हो सकता है, ठीक है। सो ये सब भी हम लोग करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग व्हाट यू नो, प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। जब भी हम लोग ईयर एंड ट्रांजैक्शंस का बात करते हैं तो उसमें दो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ही हम लोग ईयर एंड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग ये एरर का रेक्टिफिकेशन करते हैं, इट कैन हैव टू और मोर इफेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसका दो से ज़्यादा इफेक्ट होता है, कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है। एक तो सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है। तो सेल ऑन अप्रूवल में कितने इफेक्ट होते हैं, चार इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन तुम्हारे माइंड में है जिसको दो से ज़्यादा इफेक्ट होता है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और इंश्योरेंस क्लेम मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, ठीक है। तो उसके तीन इफेक्ट होते हैं, बराबर है, ठीक है। सो दीज आर द टू एडजस्टमेंट जिसके जनरली जो है दो से ज़्यादा इफेक्ट आएंगे, ठीक है। अच्छा, गुड्स लॉस बाय फायर है, कोई क्लेम ही नहीं मिला है तो दो इफेक्ट आएगा। गुड्स लॉस बाय फायर है लेकिन पूरा का पूरा क्लेम मिला है, दो इफेक्ट आएगा। गुड्स लॉस बाय फायर है लेकिन पूरा क्लेम मिला नहीं है, तो ही तीन इफेक्ट आएगा, अदरवाइज तीन इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो एक होता है एरर्स, ठीक है। और जो लास्ट आइटम होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। चलो, ये इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एडजस्टमेंट नहीं है, वो एडजस्टमेंट को करने के लिए इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं। जैसे सपोज ट्रायल बैलेंस में तुमको लोन वगैरह दिया रहेगा, तो वो लोन कौन से डेट को लिया गया है, अगर उसका डेट दिया है, सो इज दैट एडजस्टमेंट और इट इज एन इंफॉर्मेशन टू यू, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं जो तुम लोग को एडजस्टमेंट के अंदर तुमको डाल के दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सो द एडजस्टमेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दीज आर द थ्री पार्ट्स, ईयर एंड ट्रांजैक्शन करना है, एंड थर्ड विल बी व्हाट यू नो, थर्ड विल बी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये नोट डाउन करना है कि आगे बढ़ू, कि कर लिया, करना है तो कर लो फटाफट, चलो। ये भी पता था तुमको, हाँ, कि तुमको जो मैं जो बोल रहा हूँ तुम उसका रिकंसिलेशन कर रहे हो। अच्छा, सो रिकंसिलेशन कर रहे हो, हाँ। चलो, अभी सुनो ध्यान से इसका भी रिकंसिलेशन करना है तुम्हें, ठीक है। देखो क्या है मालूम है, बैलेंस शीट जो होता है, बैलेंस शीट,
जब भी हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आता है एक तो कैपिटल अकाउंट आएगा लायबिलिटी पे, और बाकी सब जो रहेगा पर्सनल अकाउंट हैविंग विच बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। असेट साइड पे होता है पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस एंड रियल अकाउंट व्हाट यू नो रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस, ठीक है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है सबको अपने बंद कर दिया है, वो साल के नॉमिनल अकाउंट्स को बंद कर दिया है। 2023 का ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बन चुका है, मतलब उस साल के नॉमिनल अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। फिर 2024 में जाएंगे तो नए नॉमिनल अकाउंट्स ओपन होंगे जो सिर्फ वही ईयर के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन जो बैलेंस शीट के आइटम्स है ना, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब कोई प्लांट एंड मशीनरी है बराबर है, तो क्या ये प्लांट एंड मशीनरी को हमने बैलेंस शीट में डाल के प्लांट एंड मशीनरी को बंद कर दिया है कि खाली उसका बैलेंस दिख रहा है वहाँ पे, बैलेंस, ठीक है। क्या ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस रहेगा? ऑब्वियस बात है, ठीक है। मतलब जितने भी बैलेंस शीट के असेट साइड वाले आइटम्स है ठीक है, ये सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे इन द नेक्स्ट ईयर एज व्हाट यू नो एज ओपनिंग बैलेंसेस। वैसे ही जितने भी लायबिलिटीज के आइटम है ये भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं एज व्हाट यू नो एज ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो ये अपने आप कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाएंगे, हमें उनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम उसको एक साल से दूसरे साल में लेके जाते हैं ना एज ओपनिंग बैलेंस, देन यू हैव टू पास एन ओपनिंग एंट्री। चलो क्या करना पड़ेगा? हमें ओपनिंग एंट्री पास करना पड़ता है, ठीक है। अभी ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए क्या करना है, तो जितने भी एसेट्स है वो सारे एसेट्स को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सो व्हेन ऑल द एसेट्स विल बी डेबिटेड अगेन, मतलब वो एक साल से दूसरे साल के अंदर आ जाएंगे, एंड जब वो सेकेंड ईयर में आएंगे दैट इज इन द नेक्स्ट ईयर, दे विल बी हैविंग विच बैलेंस? दे विल बी हैविंग डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये सारे असेट्स आ गए। असेट्स के अंदर पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस भी आ गया, असेट्स के अंदर रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आ गया। तो सारे असेट्स को डेबिट करेंगे, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। सो इट इज असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल को भी हम क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम वन ईयर टू व्हाट यू नो वन ईयर टू अनदर ईयर, ठीक है। तो जो नॉमिनल अकाउंट है वो तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, लेकिन जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट है उसको एक साल से दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अपने आप ये जो है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, यू हैव टू पास समथिंग कॉल्ड एज विच एंट्री? ओपनिंग एंट्री, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, यू पास द ओपनिंग एंट्री ऐसा करके बोलेंगे, पास द क्लोजिंग एंट्रीज ऐसा करके भी क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैंने ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री का बात किया है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, देन वी कैन गो फॉर सम सॉल्विंग। अच्छा, यू वांट मी टू डिस्कस क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं बताओ, डिप्रीशिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं बताओ, आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या होते हैं बताओ, ऐसा सब डिस्कस करना है। इंटर में आएगा तुमको भी डायरेक्टली कंपनी अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स, दो पेज के क्वेश्चन, सिर्फ 2 पेज के, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन 12-13 पेज का, शेड्यूल्स बनते हैं उसमें इसके लिए। आवर जर्नी ऑफ अकाउंट्स विल बी ओवर इन फाउंडेशन ओनली, हाँ, क्योंकि मैं इंटर में अकाउंट्स नहीं लेता हूँ। आई टेक FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो अलग लेवल का होता है, मतलब वो कुछ और होता है, ठीक है। उसमें भी सॉल्विंग ही होता है बट इट इज़ डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि तुम भी इंटर में आओगे, तुम्हारा भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो तुमको अच्छा लगेगा। अभी तो अकाउंट्स ही अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स कर रहे हो ना, ठीक है। तो इसके लिए जनरली अकाउंट्स अच्छा लगता है, बट इंटर में आते तो बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन होते हैं ना। फिर नहीं, मैं ऐसा नहीं है भाई, उसके अंदर फिर कॉस्टिंग आ जाएगा, फिर उसके अंदर ऑडिट आ जाएगा, फिर उसके अंदर DT आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। सो इट इज़ योर पर्सनल इंटरेस्ट दैट यू विल बी हैविंग, और वो जो भी सब्जेक्ट अच्छा लग जाएगा वो एरिया में तुम लोग जा सकते हैं। सो इट कैन बी ए करियर एवेन्यू फॉर यू वैसे। सो कॉस्टिंग अनूप सर पढ़ाते हैं, FM में पढ़ाता हूँ, फिर अकाउंट्स में दूसरे टीचर्स आएंगे, वैसा है ये। चलो लिख लिया ये। चलो क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज का क्वेश्चन करना है अपने को। ये चलो बोलो जरा, क्लोजिंग एंट्रीज ओपनिंग एंट्रीज का एंट्री करना है अपने को, क्या आगे बढ़े?
कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इधर एक एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज ऑन पेज नंबर 118, ठीक है। सो इसमें ना ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है उसका ऑडिट करेंगे, ठीक है, और क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है, तो क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग पास करेंगे, ठीक है। देखो अभी क्या इन्फॉर्मेशन दी अपने पास, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड्स है, वेजेस है, सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके। From the above information, prepare a trading account of measures ABC traders for the year ended 31st March 2022 and pass the necessary closing entries in the journal proper of measures ABC traders, ठीक है। तो यहाँ पे ना ट्रेडिंग अकाउंट तो बन चुका है बराबर है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो तुम्हारे लिए जगह छोड़ा है, ये जगह क्यों छोड़ा है, बिकॉज वी हैव टू पास व्हाट, नहीं किसका, जर्नल एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है अपने को, ठीक है। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन है, ठीक है, तुम लोग जरा सोच के आंसर देना। क्लोजिंग स्टॉक क्या ये कंपलसरी है कि वो एडजस्टमेंट में ही आएगा, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तुमने अभी तक देखा है क्या कभी? अच्छा वो लोग मस्ती करते थे, हाँ। तो देखो जनरली क्या होता है मालूम है, जनरली क्लोजिंग स्टॉक विल बी एज व्हाट यू नो एज एन एडजस्टमेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक माइट बी गिवन इन दी व्हाट यू नो इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखेगा तो क्या करने का, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये खाली लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा बताओ जरा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, अरे चलो ये तो फेवरेट चैप्टर होना चाहिए था, ठीक है, हाँ। उसके बाद में परचेजेस बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, रिटर्न इनवर्ड्स, लेस फ्रॉम सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, लेस फ्रॉम परचेजेस, ठीक है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। ये सब डाल के ना ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बना लिया गया है, ठीक है। सो व्हाट इज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड इज व्हाट यू नो इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट आया है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट वी गॉट 4,20,000, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका क्लोजिंग एंट्री कैसे पास किया गया रहेगा, वन बाय वन बात करते हैं, चलो। ओपनिंग इन्वेंट्री का क्लोजिंग एंट्री बोलो क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। फिर परचेज का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड, ठीक है। फिर वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। इसको एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट व्हाट इन अगेंस्ट सेल्स, इसके लिए लेस फ्रॉम सेल्स है वो, ठीक है। सो हाउ यू विल एडजस्ट, हाउ यू विल क्लोज दिस एंड एडजस्ट अगेंस्ट द सेल्स, तो सेल्स अकाउंट डेबिट होएगा टू क्या आएगा, टू रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। व्हाट अबाउट रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री का एंट्री बोलो क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे एंट्रीज अपने को पास करने हैं इन दिस पर्टिकुलर व्हाट यू नो जर्नल प्रॉपर, ठीक है। चलो तो फटाफट एंट्रीज पास करो, ये सब एंट्रीज लास्ट डेट को होती है, दैट इज ऑन 31st ऑफ व्हाट यू नो 31st ऑफ मार्च। अच्छा अभी सुनो 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 सुनो, जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस, ठीक है। इसका अलग अलग एंट्री नहीं पास करके एक कॉमन एंट्री भी पास कर सकते हो तुम लोग, तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू परचेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, ऐसा करके एक साथ में एंट्री पास करना है तो कर सकते हो। चलो आज अपन कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन को 1 घंटा मिनिमम लगेगा, हाँ, तो उतना बड़ा टाइम नहीं है। मेरे को खाली ना सेकंड क्वेश्चन जो है ना फुनसुक वांगड़ू वाला, हाँ ये वाला, हाँ, तो ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का मेरे को वो भी मिल के आया ना फुनसुक वांगड़ू को, हाँ, तो ये क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा है वी हैव टू पास विच एंट्रीज,
क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ इसका क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में बता दो। चलो इन्वेंट्री, अच्छा ये कैपिटल का कोई क्लोजिंग एंट्री आएगा क्या? नहीं नहीं, कैपिटल का क्लोजिंग एंट्री आएगा क्या? क्लोजिंग एंट्री तो नहीं आएगा ना कैपिटल का, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है, इसका भी कोई क्लोजिंग एंट्री नहीं आएगा। हाँ, फिर इन्वेंट्रीज का क्लोजिंग एंट्री आएगा। सो इट बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट यू नो टू ओपनिंग इन्वेंट्री। कैश इन हैंड का नहीं आएगा, मशीनरी का नहीं आएगा, परचेज का आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट यू नो टू परचेजेस। वेजिस का आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजिस। सैलरीज का बोलो क्या आएगा? P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। डिस्काउंट अलाउड, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड टू P&L, ठीक है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड का। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस का आएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। तुमने सब कंबाइन किया रहेगा तो इट इज ओके, हाँ, ठीक है। फिर सेल्स का एंट्री कैसा आएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। फिर रिसीवेबल्स का नहीं आएगा और ये सप्लायर्स का भी नहीं आएगा, ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। फिर क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री मारना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर क्या तुमने ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री पास किया? तो कौन सा मतलब एंट्री पास किया तुमने? नेट एंट्री पास करना है। सो दैट इज व्हाट यू नो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, ठीक है। तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L आएगा 22,50,000। फिर क्या तुमने नेट प्रॉफिट का एंट्री पास किया? हाँ, तो उसका क्या एंट्री पास किया तुम लोग ने? P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्लोजिंग एंट्रीज। चलो ये कंफर्टेबल है ना? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 में अभी ओपनिंग एंट्रीज पास करनी है अपने को, ठीक है। सो बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पोपटलाल, ठीक है, मर्चेंट ऑन 31 मार्च 2022 बैलेंस शीट दिया है। ये बैलेंस शीट में अपने को पूछा है शो द ओपनिंग जर्नल एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2022 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पोपटलाल, ठीक है। सो हाउ यू विल पास दिस ओपनिंग एंट्री? चलो कोई भी एक जन पूरा एंट्री बताओ, एक जन ना, सब मिलजुल के फिर मत बोलना। टू प्रोविजन, हाँ, तो ये अलग से होएगा, ठीक है। प्रोविजन का अलग से एंट्री पास करने का 6,200 का, ठीक है। सो दिस विल बी ओपनिंग एंट्री फॉर एग्जाम्पल नंबर 3। चलो पास कर दो ओपनिंग एंट्री। दिया है क्या इसका फॉर्मेट? चलो है, जगह है, हाँ, तो कर डालो पूरा यूटिलाइजेशन। उधर लिखना तुमने किसका एंट्री उधर मारा है वहाँ। चलो हम लोग है ना कोई भी क्वेश्चन चालू नहीं कर पाएंगे, सब बड़े बड़े क्वेश्चंस है। नहीं, मैं एक छोटा सा एक पॉइंट है जो फाउंडेशन में आता है, नया पॉइंट, खाली वो डिस्कस कर लेंगे अपन। फिर नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री के बाद NPO। ये तीनों बड़े बड़े चैप्टर्स है। लेकिन मतलब कंपनी वाला सेक्शन पूरा बाकी है ना। चलो मेरे को 2 पॉइंट डिस्कस करना है जो नए रहेंगे शायद से, ठीक है। वो है ना वो वाला ओपनिंग एंट्री, ठीक है। उसके बाद वाला भी ओपनिंग एंट्री है, वो तो बहुत टाइम पास है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं जो डिस्कस कर रहा है इज़ वन ऑफ द न्यू एडजस्टमेंट मे बी, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूँ, फिर अगर तुमको आता रहेगा तो रिकन्सिलेशन कर लेना, ठीक है। नहीं आता रहेगा तो तुम लोग सीख जाओगे इसमें, ठीक है। देखो सपोज अगर हमने P&L अकाउंट बनाया है, P&L अकाउंट बना के हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट वी आर हैविंग? 7,50,000, ठीक है। हमें एक एडजस्टमेंट दिया रहेगा कि मैनेजर्स कमीशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। सपोज ऐसा है कि अपने को एक एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है। सो मैनेजर का जो कमीशन है वो 10% अपने को प्रोवाइड करना है। तो मुझे बताओ कि ये जो एडजस्टमेंट है इसके 2 इफेक्ट आएंगे, राइट। सो देर इज़ वन कैलकुलेशन विच इज़ इन्वॉल्व ओवर ईयर, क्योंकि उसका जो है कमीशन का अमाउंट नहीं दिया है
उसके कमीशन का परसेंटेज दिया हुआ है ठीक है। तो सपोज अगर ऐसे ही बोला रहेगा तो ये जो भी नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे मालूम है, मैनेजर का कमीशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10% का। तो ये जो है यहाँ पे 75,000 का उसका कमीशन का कैलकुलेशन आएगा, इसका दो इफेक्ट देंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द टू इफेक्ट्स बताओ जरा। एक तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, मतलब ये जो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इसको वापस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में डेबिट अपने को ये करना है 75,000, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू मैनेजर्स कमीशन 75,000। तो ऑब्वियस बात है ये वाला कमीशन मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, यू नो, दिस विल बिकम 6,75,000, ठीक है। उसके बाद में इसका सेकंड इफेक्ट आएगा, ये कमीशन अभी तक हमने पे किया नहीं है, दिस कमीशन इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है उसका दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट विच साइड, ऑन द लायबिलिटी साइड, ठीक है। अभी मैं ना इसमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस लेके आ रहा हूँ, ये एक दो वेरिएशन का अपने को जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अभी सपोज यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया ना, ये फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया, दिस अमाउंट इज 7,50,000। अभी स्टेटमेंट ऐसा दिया रहेगा कि मैनेजर्स कमीशन टू बी प्रोवाइडेड इज एट द रेट ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। चलो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसमें कमीशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताओ। चलो अभी अगर ऐसा दिया रहेगा कि मैनेजर्स कमीशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो ये जो तुमको प्रॉफिट मिला है ये कौन सा प्रॉफिट है, ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है। मतलब स्ट्रेट अवे वापस से क्या करना पड़ेगा, 7,50,000 के ऊपर हम लोग 10% कैलकुलेट करेंगे 75,000। उसका दो इफेक्ट आएगा, वन इफेक्ट विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट विल बी इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड, ठीक है, क्योंकि ये पेएबल है, असेट नहीं आएगा। चलो फिर सपोज अगर यहाँ पे वर्डिंग्स ऐसा लिखा है कि मैनेजर्स कमीशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो कैसे कैलकुलेशन होएगा। मतलब ये आता है तो फिर मैं फालतू का डिस्कशन नहीं करूँ। So what will be this 7,50,000 then? दोनों का टोटल, हाँ। मतलब देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। अभी उसने जो बोला अच्छा ये आता है पहले, हाँ अच्छा किया नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देखो कैसा होता है मालूम है, पहले हमें कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से जब भी हम कमीशन माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। फर्स्ट यू टेल मी कि जो 7,50,000 जो हमने कैलकुलेट किया है, ये 7,50,000 इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कि आफ्टर कमीशन? अरे बिफोर है भाई, तो ये आएगा 7,50,000, ठीक है। ये अमाउंट अपने पास अवेलेबल है। यू डोंट हैव द अमाउंट ऑफ कमीशन, यू डोंट हैव द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। अभी इधर बोला है कि नेट प्रॉफिट जो है ना, जो आफ्टर कमीशन है उसके ऊपर 10% हमें क्या कैलकुलेट करना है, कमीशन, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को बेस देना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम व्हाट, यू नो, दिस विल बिकम 100, ठीक है। तो ये कमीशन इसके ऊपर 10% है, मतलब कमीशन अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पे 10, राइट। सो व्हाट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना रहेगा, 110। तो मैंने इसको 100 रुपीज़ में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तुमको इनोवेशन करना है, एक्स वैक्स देके करना है, वो सब कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इससे क्या होता है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इसके लिए मैं 100 में कर रहा हूँ उसको, ठीक है। नाउ यू टू सिंपली डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फाइंड आउट व्हाट विल बी द कमीशन अमाउंट, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कमीशन का अमाउंट मिल जाएगा ठीक है। पॉइंट्स में आएगा, डरने का नहीं, ये आ सकता है पॉइंट्स में, ठीक है। कितना आ रहा है, हाँ तो ये हो जाएगा 68182, ठीक है। सो इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट
आफ्टर कमीशन, ठीक है। सो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? 6,81,008 818, हाँ, सो इट इज 6,81,081 क्या हो जाएगा? 818, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे। 68,182 का दो इफेक्ट आएगा। पीएनएल अकाउंट में क्या करेंगे, उसको डेबिट, और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट विच साइड? ऑन दी लायबिलिटी साइड, ठीक है। और ये तुम्हारा फाइनल नेट प्रॉफिट है, इसको लेके जाएंगे और कैपिटल के अंदर क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस एडजस्टमेंट? ठीक है, अभी हम जो फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे उसमें ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है। उसमें तुम्हें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा 7.5 लाख का, और फिर ये वाला एडजस्टमेंट का इफेक्ट अपने को देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, एंजॉय योरसेल्फ।